ठीक रखो, ठीक रखो ना। Good morning, everyone. एनसीईआरटी सॉल्यूशन में किसको डाउट है? देखो, आपको दो चीज़ दिए थे, एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और एक आपको दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी में किसी को डाउट है? अगर आपको डाउट है तो हाँ लिखिए, नहीं तो फिर असाइनमेंट जो आपको दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसको चेक करेंगे फिर। एनसीईआरटी में मेरा कंप्यूटर दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? इस पेज में किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? देखिए, इस पेज में 7 क्वेश्चन है, 7 में से किसी को कोई डाउट है?
बाकी लोगों को डाउट नहीं है तो फटाफट लिखिए, फिर आगे चलेंगे। अगर डाउट नहीं है तो फटाफट लिखिए नो करके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन हार्डी-सुल्ज़ लॉ। देखिए ये एक लॉ है जो एडसॉर्प्शन प्रोसेस को बता रहा था, ठीक है। तो देखिए क्या है, हार्डी-सुल्ज़ लॉ स्टेट्स दैट द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड। अभी यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग आयन है, फ्लक्चुएटिंग आयन मैंने आपको पहले बताया है कि कोएगुलेशन प्रोसेस आपको बताए थे, कोएगुलेशन प्रोसेस या फिर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कोएगुलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो कोलॉइड्स है वो जाके नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। और उस कंडीशन में यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग आयन यूज किया गया है। देन क्या कहता है, हार्डी-सुल्ज़ लॉ स्टेट्स दैट द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड, मतलब जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग आयन ऐड कर रहे हैं, उसका वैलेंसी अगर बहुत ज्यादा है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। कहने का मतलब है, देखिए अगर आपका बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो आपको बताया था मैंने कि अगर बीकर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे ये कोलोइडल सोल्यूशन है, तो इस कंडीशन में हम क्या ऐड करते थे, जो इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड करते थे तो कौन सा ऐड करते थे, जो भी यहाँ पे हमारे पास कोलोइड होगा उसी के जैसा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते थे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे AgI था हमारा क्लोराइड, ठीक। तो AgI के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते थे, KI, इस टाइप से यूज करते थे, या फिर हम यूज करते थे AgCl2, इस टाइप का हम यूज करते थे। तो हार्डी-सुल्ज़ लॉ क्या कहता है कि अगर ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो ये करेगा क्या, उतना ज़्यादा इस कोलॉइड्स को लेके नीचे बैठ जाएगा, नीचे यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं PPT, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। और इसी को फ्लक्चुएटिंग आयन कहा गया है, इसको फ्लक्चुएटिंग आयन कहा गया है। नेक्स्ट सेकंड पेज में क्वेश्चन नंबर 8 से, इस पेज में कोई डाउट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, why is it necessary to remove why is it necessary to remove CO when ammonia is obtained in Haber's process। ठीक है, देखिए क्या है, it is important to remove CO, carbon monoxide, in the synthesis of ammonia, as CO adversely affects the activity of iron catalyst used in Haber's process। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हैबर्स प्रोसेस में पॉइजन का काम करता है। देखो आपको मैंने नोट्स में लिखाया भी है कि हैबर्स प्रोसेस में आयरन जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो वहाँ पे उसके लिए पॉइजन का काम करता है। ये कैटलिस्ट को रोकता है काम करने से, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है। इस पेज में क्वेश्चन नंबर 1, रोशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। देखिए ये बेसिक फंडा है, ठीक है। बेसिक फंडा कहने का मतलब है, इसका फर्क आप ढंग से देखिए।
मान लो जो आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे क्या हो रहा है, आपके पास आके कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे लग रहे हैं, ठीक। मतलब जिसका रिएक्शन होना है वो मॉलिक्यूल्स आके ऐसा चिपक रहा है, ठीक है। अगर रिएक्शन सिर्फ यहीं पे होता है, मतलब इस मॉलिक्यूल और ये जो सरफेस का जो टचिंग पॉइंट है, अगर यहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो हम इसको कहते हैं एडसॉर्प्शन प्रोसेस। इसको हम कहेंगे एडसॉर्प्शन। ये ऐड से चालू होगा, ध्यान दीजिए, ये ऐड से चालू होगा, ठीक है। तो ये हमारा एडसॉर्प्शन प्रोसेस कहलाएगा। अगर इसी जगह पे मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, अगर ये तो हमारे पास जो सरफेस पे हमने रिएक्ट कराया, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर चले आए, ये सभी मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर चले आए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। ये डी के जगह बी में बदल जाएगा, मतलब इसने पूरा का पूरा अंदर ले लिया, इसको हम कहेंगे एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। यही यही फर्क होता है दोनों पे। एक में जो रिएक्शन है वो सरफेस पे होता है, और एक में जो रिएक्शन है वो अंदर में होता है, मतलब उस मटेरियल के पूरे बीच में जाके होता है। यही फर्क है दोनों का। देखिए इस पे में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में? अभी अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़िए, मैंने आपको काफी समय दिया था पढ़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, okay, what is an adsorption isotherm? Describe Friedlich adsorption isotherm। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसका आप वीडियो भी चेक कर सकते हो। जो आपको ये कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे उस टाइम पूरा का पूरा वीडियो आपको आपके पास है, ठीक है। आपको बेसिकली बता दे कि देखिए आइसोथर्म जो शब्द है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। आइसो का मतलब कांस्टेंट होता है, थर्म का मतलब टेम्परेचर है, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है जब प्रेशर यूज कर रहे हैं हम, तब। अब ये आप ये काम करेंगे कि इसका जो भी वीडियो है आप उस वीडियो को लॉगिन करेंगे यूट्यूब से, उसके बाद आप उसको बढ़िया से एक बार देख लेंगे, क्योंकि जो वीडियो समझा है और यहाँ जो आंसर लिखा हुआ सेम चीज है। चलिए आगे देखिए, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वापस से पूछ लेंगे। Question number 7. What role does adsorption play in heterogeneous catalysis? In heterogeneous a catalytic process in which the catalyst and the reactants are present in different phase is known as heterogeneous catalysis। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका रिएक्टेंट स्पीसीज और जो कैटलिस्ट है दोनों अलग अलग फेज में होता है। अगर रिएक्टेंट आपका सॉलिड है तो कैटलिस्ट गैस या लिक्विड में होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट आपका लिक्विड है तो कैटलिस्ट आपका सॉलिड होना चाहिए। इस टाइप से इसको हम हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। This heterogeneous catalytic action can be explained in terms of adsorption theory. The mechanism of catalysis involves the following steps. सबसे पहला क्या है, adsorption of reactant molecules on the catalyst surface। मतलब जो अभी आपको बताए कि एडसॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो सरफेस पे होता है, तो यहाँ पे वही फंडा चलता है कि आपके पास कैटलिस्ट का एक सरफेस है और उस सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आके ऊपर से चिपक रहे होते हैं। Then occurrence of a chemical reaction through the formation of an intermediate, फिर डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, फिर डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। देखिए ये आपका एक तरह से यू कहे तो ये हमारा थ्योरी लिखा हुआ है, जो हमने एडसॉर्प्शन थ्योरी पढ़ा था उसके बारे में है। चलो आपको शॉर्ट में मैं बोर्ड में दिखा दूं थ्योरी क्या कहता है, कैसे देखते हैं उसे। अभी मान लीजिए ये हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है और यहाँ पे आके हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो आके इस टाइप से
सब चिपक रहा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जब ये चिपक गया, चिपकने के बाद सरफेस से ये क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा या केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, और रिएक्शन दिखाने के बाद ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने कहने का मतलब है कि ये कैटलिस्ट के साथ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, कैटलिस्ट के साथ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, ये इसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर क्या करता है ये, उसके बाद फिर ये अपने ब्रेकआउट करने के काम में चले आता है। मतलब ये सरफेस से उसके बाद ये अलग होना चालू है। तो हम जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सबसे पहले वो सरफेस पे आएगा, सरफेस पे आने के बाद एक बीच का प्रोडक्ट बनाएगा जिसका एनर्जी जो होता है पहले से कम होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा वो पहले से कम हो जाएगा। उसके बाद ये आपको प्रोडक्ट देंगे, और प्रोडक्ट देने के बाद ये वापस से सरफेस से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरी है हेटेरोजीनियस कैटालाइटिक प्रोसेस का, और ये ऐसे स्टेप्स में चलता है। इस पेज में और कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज एडसॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? देखिए, एडसॉर्प्शन जो है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि वहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी बाहर निकाला जाता है, इस वजह से इसको हम हमेशा एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब देखिए क्या क्या पॉइंट लिखा गया है। एडसॉर्प्शन इज, एक मिनट, adsorption is always exothermic. This statement can be explained in two ways. एक चीज ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस में, एडसॉर्प्शन प्रोसेस में हमेशा एनर्जी बाहर निकलता है, इसके लिए हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है। अब उसका रीजन क्या क्या है? सबसे पहला रीजन क्या है? एडसॉर्प्शन लीड्स टू अ डिक्रीज इन द रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट है उसके सरफेस पे जो फोर्स लगते हैं वो घट जाते हैं। दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी ऑफ द एडसॉर्बेंट, और इस वजह से जो सरफेस का एनर्जी है वो घट जाता है। इसीलिए वहां पे हम कहते हैं क्या है कि वो जो प्रोसेस है हमारा वो एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी घट जाना। देन डेल्टा एच ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। जब आपका एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। When a gas is adsorbed on a solid surface, its movement is restricted, leading to a decrease in the entropy of the gas. कहने का मतलब है कि जब किसी सरफेस पे गैस आके चिपकता है तो उसका मूवमेंट रुक जाता है। देखिए हम सबको पता है कि हमने पढ़ा है पहले कि अगर ये बंद कंटेनर है, इस बंद कंटेनर में अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ये हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो है इधर से उधर ट्रेवल करते रहते हैं। तो जैसे ही ये गैस अगर कैटलिस्ट के सरफेस पे आके चिपकता है, जैसे ही ये गैस कैटलिस्ट के सरफेस पे आके चिपकता है, तो होता क्या है कि इस गैस का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अटक जाता है। तो एक मूवमेंट जो मूवमेंट रुक जाता है, और इसी चीज को समझाता है कि इसके वजह से एंथैल्पी कम हो जाता है। देखिए क्या है सेकंड पॉइंट हमारा कि डेल्टा एच ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब व्हेन ए गैस इज एडसॉर्ब्ड ऑन ए सॉलिड सरफेस इट्स मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्ट, उसका जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैस, मतलब उसके एंट्रोपी में एंट्रोपी कम हो जाता है उसका। जैसे डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एस जो है हम चेंज इन एंट्रोपी के लिए बताते हैं। नाउ फॉर a process to be spontaneous, delta G should be
नेगेटिव, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस एक बार चालू हो गया तो वो सीधी डायरेक्शन में चलेगा और खत्म होके ही रुकेगा, ठीक है। सिंस डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एच हैज टू बी नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब इंट्रोपी अगर नेगेटिव है तो हमको इंथैल्पी भी नेगेटिव होना ही चाहिए, तब जाके हमारा ये जो डेल्टा जी है ये नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तब जाके ये डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ये दो रीजन है जो हमको बतलाते हैं कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी। आपने 11th के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है डेल्टा जी, गिब्स का फ्री एनर्जी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कोई डाउट है क्वेश्चन में? आगे के क्वेश्चन देखिए। देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। हर किसी को बोल रहा हूँ, आप केमिस्ट्री रटने का प्रयास ना करें, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ें उनका ध्यान रखिए, अपने आप सब याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एंजाइम और एंजाइम कैटालाइसिस। देखिए एंजाइम कैटालाइसिस का एक फंडा है। फंडा क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने ये ड्राइंग आपको दिखा रखा है। ये यहाँ पे देखिए एक चाबी के जैसा ड्राइंग है, एक ई है हमारा जिसको एंजाइम कहते हैं, और ये जो है येलो कलर में ये हमारा लॉक है, ठीक है। ये हमारा ताले का चाबी हो गया और ये हमारा ताला हो गया, ठीक है। अब एक चीज हर किसी को पता है कि हर एक ताले के लिए उसकी जो चाबी है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक चाबी फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि हर ताले का चाबी हर किसी में जा सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एंजाइम कैटालाइसिस है, ये भी यही कहता है कि जब एंजाइम कैटालाइसिस होते हैं या कैटलिस्ट, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, उनका एक ही काम होता है, एक मतलब कोई खास कैटलिस्ट किसी खास काम के लिए ही होता है। जैसे अगर आप बात करो दूध से, जब ये दही बनता है तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है उससे आप दूसरा काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ दूध बनाने के काम में ही आएगा। वो उसमें जो एंजाइम है वो सिर्फ दूध से दही बनाने के ही काम में आएगा, ठीक है। तो एंजाइम कैटलिस्ट का एक स्पेसिफिक वर्क होता है जिसको इस ताले और चाबी की मदद से समझाया जाता है। जैसे एक ताले के लिए एक परफेक्ट चाबी है, वैसे ही एक रिएक्शन के लिए, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए एक परफेक्ट एंजाइम होता है। किसी दूसरे एंजाइम को आप दूसरे रिएक्शन में यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। मास्टर की जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप मास्टर की लेके चले आइए, वो बोलने भर का होता है, मास्टर की जैसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे अगर सपोज करो आपका पेट खराब हो गया हो, ठीक है, तो आप कुछ ऐसी चीज ही खाएंगे जिससे आपका पेट ठीक हो जाए, पेट और खराब करने वाला एंजाइम नहीं खाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई दवा आप नहीं लेंगे जिससे और पेट खराब होता हो। रह गया मास्टर की बात, तो आप अपने घर पे एक बार ट्राई कीजिए, अगर घर वाले ना पीटे तो बता देना, ठीक है। चलो आगे आगे देखिए। इस पेज में देखिए, कोई क्वेश्चन है तो। देखो एंजाइम कैटलिस्ट जो है, ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग आप ढंग से याद रखेंगे और
हो सके तो इस ड्राइंग को आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ड्राइंग में ऐसा कुछ है नहीं, देखिए एंजाइम और सबस्ट्रेट मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कई बार, और ज़्यादातर 3 से 5 नंबर के लिए पूछता है। तो उसमें ये ड्राइंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लिख दोगे अगर, तो लिखने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ये ड्राइंग आप बनाते हैं तो ड्राइंग के साथ आपको 5 का पूरा 5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ड्राइंग को आप एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आगे इस पेज में देखिए। देखिए 2-3 लोगों को छोड़कर अगर किसी को डाउट नहीं है क्या? डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे वैसे। अब देख लो, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ सारे पेजेस, ठीक है, आप देखते चले जाइए। चलिए इस पेज में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 के 18 जो है ये बेसिकली डिटर्जेंट और सोप का वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। जो साबुन है हमारा या डिटर्जेंट है, उसमें दो हिस्सा रहता है। एक जो पानी से प्यार करता है और एक है जो पानी से नफरत करता है, ठीक है। तो जो नफरत करता है ना पानी से, वो डस्ट निकालने के काम में आता है, और जो पानी से प्यार करता है वो डस्ट निकालने के काम में नहीं आता, या यूं कहिए तो उसको बाहर खींचने के काम में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इस ड्राइंग में देखिए, ये जो सर्कल वाला हिस्सा है ये हमारा मुंडी कहलाता है, और जो ये पीछे है पूंछ है, ये इसको टेल कहते हैं, हेड और टेल कहते हैं। तो ये जो टेल है ये आपका डस्ट निकालने के काम में आता है। और जब ये सभी मिल जाते हैं, जैसे जब आप सर्फ को पानी में डाल दो, तो ये करता क्या है ना, जब सारे के सारे टेल अंदर चले जाते हैं, तो वो करते क्या, आपस में इस टाइप से सर्कल बनाते हैं और एक मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं। मिशेल फॉर्मेशन कहने का मतलब है, जब ये मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं तब जाके आपका डस्ट बाहर आता है। अब इसमें दो हिस्सा है, एक तो मुंडी और एक पूंछ, ठीक है। तो मुंडी और पूंछ क्या है, जो हमारा यहाँ पे देखिए जो आयन लिखे हैं ये हमारा मुंडी और पूंछ का आयन है, RCOO-। और जब ये फॉर्म होता है इसको हम आयन का, सॉरी, आयनिक मिशेल फॉर्मेशन कहते हैं। Then question number 17. What is demulsification? Name to demulsifiers. The process of decomposition of an emulsion into its constituent liquids is called demulsification. अब देखिए emulsions क्या है? Emulsions एक process है जिसमें दो immiscible liquid को एक साथ रखा जाता है या मिलाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे emulsions मैंने दिए लिखा है, दो टाइप के emulsions है, एक तो ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल। मतलब जब पानी में तेल गिर जाए या फिर तेल में पानी गिर जाए, ठीक है, तो इसको हम इमल्शंस कहते हैं। अब इसी जगह पे आप इसमें ऐसा चीज मिलाइए जो इस इमल्शन को तोड़ दे। तोड़ दे कहने का मतलब है कि पानी अलग कर दिया जाए और वाटर एकदम अलग कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं डीमल्सिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। जब इमल्शंस को तोड़ के हटाया जाता है, मतलब इमल्शंस के दोनों लिक्विड को अगर हटा दिया जाता है, तो हम उसको डीमल्सिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कौन कौन से डीमल्सिफिकेशन में काम आते हैं। देन क्वेश्चन 15 का सेकेंड और 3। 15 क्या है? Explain what is observed. An electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide sol. When NaCl is added to ferric oxide sol, it dissociates to give Na plus and Cl minus. जब NaCl ऐड करते हैं तो हमको सोडियम और क्लोरीन का आयंस देखने को मिलता है। Then particles of ferric oxide sol are positively charged, thus they get coagulated in the presence of negatively charged Cl minus. अब कहता क्या है ये कि जब फेरिक ऑक्साइड, आपके पास फेरिक ऑक्साइड का सोल है, अगर इसमें NaCl हम मिला दे तो होता क्या है, तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, ये क्लोरीन
फेरिक ऑक्साइड के जो सोल है उसको नीचे लेके बैठ जाता है। देखिए यहाँ पे कोएगुलेटेड कहा गया है, मतलब हमको कोलोइडल से प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। देन थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कोलोइडल solution. The colloidal particles are charged and carry either a positive or negative charge. The dispersion medium carries an equal and opposite charge. This makes the whole system neutral under the influence of electric current. The colloidal particles move towards the opposite charge electrode. When they come in contact with the electrode, they lose their charge and coagulate. देखो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड दिखाए थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड दिखाए थे, देन इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस दिखाया। तो वहाँ पे क्या देखा था हमने कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है अगर, और कोलोइडल पार्टिकल्स है हमारे पास, तो ये कोलोइडल पार्टिकल जो है मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। कब? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तब, ठीक है। अभी होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट आप हटा दोगे तो होगा क्या कि फिर ये वापस से नीचे जाके बैठ जाएगा, मतलब कोएगुलेट कर जाएगा, नीचे जाके हमको क्या दे देगा, ये पीपीटी दे देगा, ठीक है। और इसी चीज को कहा गया है उस प्रोसेस में। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है, ठीक है, उस चीज को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें देखिए, यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का सिर्फ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। देखिए एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है। Activity of a catalyst, the activity of catalyst is its ability to increase the rate of a particular reaction। कहने का मतलब है कि अगर कोई कैटलिस्ट हमने डाला, ठीक है, किसी रिएक्शन में, तो उस कंडीशन में वो कैटलिस्ट कितना तेज करता है उस रिएक्शन को, उसको बतलाता है एक्टिविटी का मतलब। और सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि सपोज कीजिए, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है। इस कंडीशन, तीन रिएक्शन है हमारे पास, तीनों में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही है, लेकिन देखिए कैटलिस्ट हमारे पास अलग अलग है तीनों कंडीशन। यहाँ पे निकल है, यहाँ पे कॉपर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है, और यहाँ क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, और यहाँ पे हमारे पास फिर से कॉपर है, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी क्या कहता है हमको कि अगर सेम रिएक्शन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट यूज करें तो हमको प्रोडक्ट भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेगा, इसको सेलेक्टिविटी समझाता है। और एक्टिविटी क्या समझाता है कि अगर इस रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन को आप देखिए, अगर इस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट डाला है तो इस कैटलिस्ट के वजह से ये रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, ठीक, या फिर ये रिएक्शन कितना स्ट्रांग है, वीक है, उन सब चीजों को ये एक्टिविटी बतलाता है। और सेलेक्टिविटी बतलाता है कि भैया कैटलिस्ट बदलेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है, ठीक है, जो हमने अभी मैंने अभी बताया था, ये वो मेथड है हमारा। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, कोएगुलेशन, डायलिसिस और टिंडल इफेक्ट। देखो हर किसी में मैंने आपको ड्राइंग दे दे के समझाया है,
और ध्यान दीजिए एग्जाम में ये ड्राइंग्स अगर आप बनाते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वही ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग आपके खुद के इमेजिनेशन से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इमेजिनेशन कब, जब उसमें प्री डिफाइंड ड्राइंग नहीं हो। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो ड्राइंग है इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसा आपको किताब में दिया गया एनसीईआरटी में वैसे ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोएगुलेशन को समझाने के लिए आप अपने मन से भी ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, कोएगुलेशन को समझाने के लिए आप अपने मन से भी ड्राइंग बना सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ड्राइंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन में आपके पास यहाँ पे कोलॉइड्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है इस टाइप से, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो कि इसमें आप पॉजिटिवली चार्ज आयंस डाल रहे हो, मतलब के पोटेशियम डाल रहे हैं और आयोडीन डाल रहे हैं, ठीक। तो ये जो के है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिवली चार्ज वाले के साथ जाएगा और नीचे जाके यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आके ऐसे ये जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या, कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोएगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आप इस ड्राइंग को आप खुद से ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम दे रहे हैं आपको नोट्स में वही ड्राइंग होना चाहिए, लेकिन अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या है, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालाइसिस बाय जियोलाइट्स। ठीक है, जियोलाइट्स जो है ये भी आपका एक तरह का एंजाइम कैटालाइसिस ही है। देखिए क्या लिखा है इसमें, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स दैट आर माइक्रोपोरस इन नेचर। माइक्रोपोरस कहने का मतलब है उसके जो छिद्र होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो जियोलाइट्स हैव अ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कोम्ब कहने का मतलब है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, छत्ता, उसको हनी कोम्ब का स्ट्रक्चर कहते हैं। हेक्सागन, आप सबने हेक्सागन देखा है, तो हेक्सागन का छोटा छोटा हिस्सा वो जुड़ा रहता है एक दूसरे से, और तब जाके आपको छत्ता दिखता है, ठीक है, उसी को हम हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ देखिए हनी, हनी का मतलब मधु हो गया, और कोम्ब आपका कंघी कहलाता है, तो ये उस टाइप के छत्ते को कहा जाता है। देन विच मेक्स देम सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस। अब सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस क्या है, देखो सेफ सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमने एक जियोलाइट लिया, सरफेस लिया जियोलाइट का, अब इसके इसके छिद्र होते हैं इस टाइप से छोटे छोटे, ठीक है, देखो ये बराबर बन नहीं रहा है, लेकिन जो छिद्र होते हैं, जो होल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, एक ही साइज के होते हैं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई आपका रिएक्टेंट आ रहा है, तो वो रिएक्टेंट जो इस होल में जाके फंसना चाहिए, ठीक है, अगर छोटा होगा तो इस होल से अंदर चला जाएगा, अगर बड़ा होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस सेफ सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि जो साइज है रिएक्टेंट का, वो रिएक्टेंट का साइज इस होल में जाके फंसना चाहिए, मतलब उस होल से थोड़ा ही छोटा होना चाहिए ताकि वो अंदर जाके फंस सके, और इसी को हम सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन